तो हम अब पढ़ने जा रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ पर्क। यानी अभी तक जितना रूल हमने पढ़े, मैंने कहा अकोमोडेशन जब हम पढ़ेंगे, पर्क पढ़ेंगे, वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन, उसमें चंद बातों का ख्याल रखना जरूरी है। लास्ट लेक्चर में मैंने वो आपको एक्सप्लेन किया है, थोड़ा बहुत मैं ब्रीफ अगेन कर रहा हूं ताकि इस क्वेश्चन को हम आसानी से हल करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने कहा कि जब भी आप रेंट फ्री अकोमोडेशन निकालोगे तो हमें पहले नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट देखना जरूरी है। वो क्या हुआ, क्या ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या अदर एम्प्लॉय है। हमारा जो क्वेश्चन है ये वही से कह रहा है कि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है। जब ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, इसका ये माना हो गया अब फिक्स्ड रेंट अगर दिया भी होगा क्वेश्चन में, हमें उसके साथ कुछ नहीं करना है, क्योंकि वो रूल्स अप्लाई होते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय को। और दूसरी बात, अब चूंकि ये प्राइवेट एम्प्लॉय है, अब इसमें भी दो चीजें देखने हैं। क्या ये रेंट फ्री अकोमोडेशन जो इसे मिला, ये एम्प्लॉयर को अपना था या एम्प्लॉयर ने किराए पे दे दिया। इस क्वेश्चन में दोनों पार्ट हैं। पहले केस में हमें लेना है इफ हाउस इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। भाई आप समझो ये हाउस जो है एम्प्लॉयर ने ओन किया है, उसको अपना है। जब उसको अपना है तो यहाँ पे लिखा है FRV फेयर रेंटल वैल्यू इज 45,000 पर एनम। यानी अगर इस मकान इसी जैसा मकान मार्केट में अवेलेबल है तो उसको साल में 45,000 रुपया रेंट है। दूसरा हमें केस क्या लेना है, हाउस इज हायर्ड बाय एम्प्लॉयर और मंथली रेंट इज 4,000 पर मंथ। यानी इसी मकान को आप समझो ये खुद एम्प्लॉयर ने हायर लिया है और इसने ये दिया है किसको, एम्प्लॉय को। लेकिन चूंकि अब हमें फिक्स्ड रेंट नहीं लेना है, यहां हमें ढूंढना है पॉपुलेशन कहीं लिखा है। अभी आप क्वेश्चन पढ़िए, ये कह रहा है कि एम्प्लॉय की जो सैलरी है दैट इज 30,000 पर मंथ। इसका जो डीए है, डेयरनेस अलाउंस, दैट इज 5,000 पर मंथ। और यहां पे लिखा है एंटर्स। एंटर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू रिमेंबर लास्ट टाइम मैंने आपको कहा जब हम वैल्यूएशन ऑफ पर्क यानी वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस निकालते हैं तो उस वक्त हम सैलरी किसको कहते हैं। यानी एक होता है, मैं ये कहूंगा आपको कि सैलरी किसे कहते हैं। मेरा सवाल यहाँ नहीं है, मेरा सवाल ये है कि पर्क ऑफ हाउस जो हम निकालते हैं वैल्यूएशन, उस वक्त सैलरी हम किसको कहते हैं, वो मैंने आपको कहा। और अगर आपको याद होगा मैंने कहा अगर डे एंटर्स हैं तब इसको लेना है, वो सैलरी इसको तो लेना जरूरी है, डे इसको भी लेना है, बोनस तो लेना ही लेना है। लेकिन यहाँ पे लिखा है 15,000 इज ग्रेजुएटी कमीशन। ग्रेजुएटी हमारा अलग टॉपिक है, इसका ये माना है असल में बोनस है 10,000, वो हमें बोनस 10,000 लेने हैं। कमीशन इट इज ऑल इंक्लूडेड इन सैलरी। फिर है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। अगर आपको टेबल याद है, इसको लेना ही नहीं है। किस वक्त, जब हम वैल्यू ऑफ हाउस निकालते हैं। हालांकि इसमें से कुछ पार्ट सैलरी बन सकता है, लेकिन इस वाले कैलकुलेशन में हमें लेना नहीं है। तो सवाल ये है कि आप ये प्राइवेट मुलाजिम हैं सर, अगर आप ये कहते हो कि इफ हाउस इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, उस वक्त तो मैंने कहा कि पॉपुलेशन से काम लेना है। ये देखना है पॉपुलेशन 25 लाख से ज्यादा है, फर्स्ट केस। सेकंड केस इज इफ इट इज मोर देन 10,000 एंड लेस देन 25,000 और 25,000। थर्ड केस मैंने कहा 10 और लेस देन 10 लाख। उसकी बुनियाद पे हमें परसेंटेज यूज करनी है। अभी तक क्वेश्चन में कहीं अगर आप देखोगे पॉपुलेशन नहीं लिखा है, तो यहां पे डालता हूं मैं नोट, एज्यूम पॉपुलेशन इज मोर देन 25 lakhs। पॉपुलेशन इज मोर देन 25 lakhs। आप इसी क्वेश्चन को अगेन फिर कर सकते हो। उस वक्त आप एज्यूम कर लो इट इज लेस देन 10 लाख, या उस वक्त एज्यूम कर लो इट इज 18 लाख, बिटवीन 10 and 25। एनीवे, सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर क्वेश्चन, जिसमें हमें ये समझाना है कि वैल्यू ऑफ पर्क क्या है। तो वैल्यू ऑफ पर्क जब हम निकालेंगे तो दो चीजें निकालना है। एक, इफ इट इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, उस वक्त रूल्स यूज करने हैं। देन हाउस इज हायर्ड बाय एम्प्लॉयर, उस वक्त हमें उसको हायर लेना है। ओके, नाउ वी विल ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। दो बातें आपको याद रखनी है। एक केस उसमें लेना है हाउस इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर,
दूसरा केस, हाउस इज हायर्ड बाय एम्प्लॉयर। अब पहले बात, आप क्वेश्चन जो अगर आपने उतारा उसमें लिखा है सैलरी, दैट इज 3,60,000। सर ये 3,60,000 कहां से आ गया? क्वेश्चन में लिखा था सैलरी 30,000 पर मंथ। जब भी हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं या टैक्सेबल इनकम निकालने की कोशिश करते हैं, हमें साल का देखना होता है, तो इसलिए मैंने यहां पे लिया सैलरी 3,60,000। देन डीए it was 5,000 multiplied by 12, it comes 60,000. बोनस वाला पार्ट इट वाज एक्चुअली 25,000। 25,000 में अगर आपने देखा क्वेश्चन में लिखा है कि 15,000 जो है दैट इज रिगार्डिंग ग्रेजुएटी, तो उस वाले पार्ट को हमने डिड्यूस किया, सो बोनस कम्स 10,000। देन वी हैव कमीशन। कमीशन जो हमारा बनता है, क्वेश्चन में लिखा है 2 लाख, लेकिन उसमें नहीं लिखा था कि पर एनम है या मंथली। जब कुछ नहीं लिखा होगा तो कमीशन तो नॉर्मली ईयरली होता है, ये तो ईयरली ही है, लेकिन अगर कभी कभार कुछ भी नहीं लिखा होता तब तो ईयरली हम लेते हैं, लेकिन अगर मेंशन किया होता मंथली तो अकॉर्डिंगली हम उसको एडजस्ट करते। तो इस वाले केस में सैलरी बनती है 6,30,000। क्वेश्चन को और गौर से देखिए, वहां पे लिखा था प्रोविडेंट फंड, लेकिन प्रोविडेंट फंड को मैंने इंक्लूड नहीं किया। उसकी क्या वजह है? हमारा जो सैलरी इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ रेंट ऑफ हाउस, सैलरी जो हमें लिस्ट दिया गया है उसमें कहा गया है कि इस वाले पार्ट को नहीं लेना है। तो यहां से सैलरी कितनी बनती है? 6,30,000। अब आप कहोगे सर हमें सैलरी को क्या करना है? हमें तो निकालना था वैल्यू ऑफ पर्क, लेकिन बेटा अगर आपको याद होगा इस क्वेश्चन में लिखा है पॉपुलेशन इज मोर देन 25 लाख, तो उस वक्त हम यूज करते हैं 15% ऑफ सैलरी, यानी इसके सैलरी में ऐड होगा 15% ऑफ सैलरी। तो ये देखिए इसकी जो सैलरी आती है 6,30,000। आगे मैंने क्या लिखा? सिंस द हाउस इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, चूंकि ये जो मकान है ये एम्प्लॉयर का अपना है, तो उस वक्त और साथ ही साथ इन ए सिटी कहां पे वेयर पॉपुलेशन इज मोर देन 25 लाख, ये मकान जो मालिक ने एम्प्लॉय को दिया उस जगह पे दिया जहां पॉपुलेशन 25 लाख से ज्यादा है, होगी एक कंडीशन। दूसरा ये जो मकान है ये तो मालिक को अपना है, अपना मकान उसे दे दिया, ठीक। जब उसे अपना मकान दे दिया तब एज पर रूल जो टेबल मैंने आपको दिया था 15% ऑफ सैलरी, सैलरी तो हमने ऊपर निकाल के रखी है, तो 15% बनता है 94,500, दैट इज टैक्सेबल पार्ट। यानी अगर हमने इसको मकान दे दिया, हाउस दे दिया, कहां पे दे दिया? जहां पॉपुलेशन 25 लाख से ज्यादा है, उस वक्त हमें रूल क्या है? 15% ऑफ सैलरी। तो सैलरी हमें निकालनी पड़ी, खाली इतना वाला पार्ट सैलरी नहीं है, हालांकि इस पे लिखा है सैलरी, लेकिन सैलरी खाली इतना वाला पार्ट नहीं है। ये सारी चीजें इसमें ऐड करनी है, कौन सी चीज ऐड करनी है, कौन सी चीज छोड़नी है, वो टेबल आप बार बार देखिए क्या क्या लिया है उसमें। तो इस तरह से पहले वाले केस में टैक्सेबल पार्ट इज 94,500। फिर क्वेश्चन कह रहा था कि अगर हाउस इज हायर्ड, भाई आप ये समझो ये मकान मालिक को अपना नहीं था, अब क्या है? हायर्ड। तो ये वाली परेशानी करनी ही नहीं है, ये वाली परेशानी। अब आप कहोगे सर ये वाली परेशानी करनी ही नहीं का माना क्या हो गया? अब हमें इसको दोबारा करने की जरूरत नहीं है, हमने एक बार किया, इसी को यूज करेंगे। उस वक्त क्या रूल है? 15% ऑफ सैलरी, तो वो तो दिया ही हुआ है, वो तो ऊपर हमने निकाला है, लेकिन अगर फर्स्ट पार्ट नहीं दिया था क्वेश्चन में, खाली सेकंड पार्ट ही होता, तब तो ये 15% निकालने के लिए ये वाली परेशानी करनी ही करनी थी, यानी ये कैलकुलेशन करनी थी। चूंकि अब दूसरे पार्ट में भी इसी की जरूरत है, तो हमने सीधा यूज किया ऊपर वाला 15% ऑफ सैलरी, वो तो ऊपर हमने निकाला है, पहले पार्ट का ही दूसरे में यूज करेंगे। और एक्चुअल पेड बाय एम्प्लॉयर, चूंकि ये मालिक का अपना मकान नहीं था, उसने भाई 48,000 दिया था किसको? एज अ रेंट। यानी दूसरा पार्ट ये है, मालिक ने मकान दिया एम्प्लॉय को,
मालिक को अपना मकान नहीं था, उसने किराए पे लाया था और वो किराया दे रहा है 48,000 पर एनम। जब किराया पर है तो उस वक्त हमें क्या करना है, 15% ऑफ सैलरी। 15% इसलिए है क्योंकि पॉपुलेशन इज एक्सीडिंग 25 लाख, और एक्चुअल पेड कितना है 48,000। विच आवर इज लेसर, इन दोनों में जो छोटा है, छोटा क्या बनता है 48,000। यानी अगर पहला केस होगा तो टैक्सेबल पार्ट इज 94,500, अगर सेकंड केस है तो उस वक्त बनता है 48,000 ओनली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, कंप्यूट ग्रॉस सैलरी। हमें ग्रॉस सैलरी निकालनी है। हमें दिया गया है सैलरी इज 3500 पर मंथ, इसकी जो डे है दैट इज 1000 पर मंथ, और डे अगेन यहाँ एंटर्स है, इसको याद रखिए। CCA सिटी कंपनसेटरी अलाउंस दैट इज 200 पर मंथ। HRA हाउस रेंट अलाउंस इज 1000 पर मंथ, और कमीशन दिया है 6000 रुपये। यहाँ पे जो हमारा पहला केस है, हमें बताना है अगर ये चीजें मुलाजिम को मिल रही है और ही इज लिविंग इन ओन हाउस, वो अपने मकान में रह रहा है, तो उस वक्त ग्रॉस सैलरी क्या आएगी। सैलरी वो दिया था 3500 पर मंथ, उसको मल्टीप्लाई 12 करके बनता है 42,000।